वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। हम ये देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी एक ही हैं या दोनों डिफरेंट चीजें हैं, या क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या लर्न करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, वो कौन से कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और क्या पाकिस्तान में उसका फ्यूचर है या नहीं, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर हम उसको वन वर्ड के अंदर डिफाइन करना चाहें तो ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो वन वर्ड के अंदर हम इसे एक रिकॉर्ड कीपिंग कह सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, इसका क्या मतलब हुआ। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस सिस्टम पर बेस करती है जहां पर हर तरह का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता होगा आप लोगों के जहन में कि भाई रिकॉर्ड फंक्शन तो बैंक्स भी कर रहे हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है या जो लेजर होता है, वो हमारे पास बैंक्स, ट्रेडिशनल डेटाबेस, कन्वेंशनल सिस्टम कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ब्लॉकचेन सिस्टम की जरूरत हमें क्यों महसूस हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि ब्लॉकचेन में और कन्वेंशनल डेटाबेस या ट्रेडिशनल या बैंक्स की रिकॉर्डिंग में क्या फर्क आता है। ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है। अब लेजर का मतलब ऑलरेडी हमें पता है, जहां पर डेटा रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो डेटा कैसे रिकॉर्ड होगा, डिजिटल होगा और वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसके अंदर हम तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बेस हो। लेकिन कन्वेंशनल डेटाबेस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर तरह की इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। अच्छा, और मजीद अगर हम डिफरेंस देखना चाहें तो ब्लॉकचेन का जो यूनिक फीचर है जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी काफी पॉपुलर है, वो है इसका डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। अब ये सेंट्रलाइज नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या है, दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि एक हम बात करें सेंट्रलाइज लेजर की, जहां पर रिकॉर्डिंग फंक्शन बैंक कर रहा है, और एक हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जहां पर कोई एक एंटिटी जो है वो डेटा को रिकॉर्ड या स्टोर नहीं कर रही, बल्कि मल्टीपल नोड्स काम कर रहे हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे क्लाइंट ए की, बी की, सी की, वो तमाम इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो वो एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी के पास है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये इशू होता है कि भाई हमारा जो डेटा है वो तकरीबन एक एंटिटी के पास है, और दूसरा एक ट्रांजेक्शन को, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट बी को क्लाइंट सी को फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो डायरेक्टली उसको ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, उसको बीच में एक सेंट्रलाइज नेटवर्क की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं, जो कि आगे चल के हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी देखेंगे, कि वहां पर हम इजीली डायरेक्ट ट्रांजैक्शन भी होती है, और साथ में यहाँ पर डेटा किसी एक एंटिटी के पास नहीं बल्कि मल्टीपल नोड्स और मल्टीपल कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये डेटा सेफ भी होता है, इसे हैक करना भी मुश्किल होता है और इजीली एक्सेसिबल भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमने वर्ड यूज किया था नोड का, डेफिनेटली ये नोड आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये नोड क्या चीज है और ये सिस्टम वर्क किस तरह से करता है। तो इसके लिए हमें तीन टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक है नोड, दूसरा है ब्लॉक और तीसरा है हैशिंग। नोड की अगर हम बात करें तो नोड आपके पास कोई डिवाइस, और यूजुअली वो आपके पास एक कंप्यूटर होता है जो कि इस पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर क्या है, काम करता है। यानी कि जब आप वो रिकॉर्ड कर रहे होते हो डेटा, तो वो किसी ना किसी नोड पे क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है। अब ये ब्लॉक क्या है। अब इस ब्लॉक के वर्ड को अब हम समझने जा रहे हैं कि ये ब्लॉक बेसिकली जहां पर आपकी ट्रांजैक्शन डेटा और आपकी तमाम इंपॉर्टेंट डिटेल्स उस ब्लॉक के अंदर मौजूद होती हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि आपकी जो नॉर्मल बैंक के साथ ट्रांजैक्शन होती है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से बैंक के पास मौजूद होती है, तो उस ब्लॉक के अंदर आपकी सारी ट्रांजैक्शन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स मौजूद होती हैं।
हैशिंग, जैसा कि हमने ये कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे बेस करती है और उसको हैक करना क्यों इतना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई बंदा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन पास करता है तो हैशिंग के थ्रू उसे एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन मिलता है, ठीक है, यूनिक आउटपुट और हैश मिलता है जो दूसरे नोड के अंदर, दूसरे ब्लॉक के अंदर से मुख्तलिफ होता है। चलें इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कंपनी ए, ठीक है, वो कंपनी बी को पैसे भेजना चाहती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कंपनी ए किसको पैसे भेजना चाह रही है, कंपनी बी को। अब ये ट्रांजैक्शन जो होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी, ठीक है। अब जब ये ट्रांजैक्शन होगी ऑनलाइन तो वो ट्रांजैक्शन किसी ब्लॉक के अंदर क्या होगी, स्टोर होगी उसकी सारी इंफॉर्मेशन। देन उस पूरे कंप्यूटर पे अगर हम बात करें, यहाँ पर उस ट्रांजेक्शन को देखा जाएगा कि भाई क्या ये जो ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट फीड की गई है कि नहीं है, क्या इसमें कोई इंफॉर्मेशन के अंदर लैकनेस तो नहीं है, और क्या हम इसको, इस ट्रांजेक्शन को सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। नेटवर्क में मौजूद तमाम नोड्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो यूजुअली कोई कंप्यूटर हो सकता है, वो तमाम उस ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं। अगर तो वो ट्रांजेक्शन ठीक होती है तो उस ब्लॉक को क्या किया जाता है, सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया जाता है, और वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन होने के बाद कंपनी ए आसानी से जो है वो कंपनी बी को पैसे भेज सकती है। यानी कि आपने देखा ये सिस्टम कितना ज्यादा सेफ है और कितना ज्यादा आसान भी है कि जहां पर अगर आप किसी को सामने ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो पहले वेरीफाई होगी नोट के थ्रू, देन उसके बाद वो ब्लॉक सिस्टम का हिस्सा बनेगा, और देन आप जो मनी है, जो ट्रांजेक्शन है, आप इजीली कर सकते हैं। हम बात करते हैं जो हमने हैश फंक्शन की बात की थी। हैश फंक्शन में क्या होता है, अब आप लोगों के जहन में होगा कि हुमा अगर ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है तो यानी कि नोड पे मौजूद सभी के पास डेटा है तो कोई भी उस इंफॉर्मेशन को देख सकता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आ जाती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है हैश फंक्शन। आप जो भी ट्रांजेक्शन करें या कोई आपका टेक्स्ट मैसेज हो, वो उसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कोडेड हो जाती है। यानी कि ब्लॉक में मौजूद आपका डेटा कोई भी रीड नहीं कर सकता। जिसके पास प्राइवेट की होती है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर पब्लिक की और प्राइवेट कीज मौजूद होती हैं, डिजिटल वॉलेट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास उसकी कीज मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क में मौजूद अगर सभी लोगों के पास आपका डेटा डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो भी कोई उसे रीड नहीं कर सकता जी। एक बात करते हैं कि ब्लॉक के अंदर हमने कहा था कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास तीन तरह के ब्लॉक हैं। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन ने इसे एक यूनिक हैश दिया है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट जब पहली दफा ब्लॉक बना होगा, यानी कि 2008 के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी जब आई थी, उसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। 2008 से ये सिस्टम वर्क कर रहा है, तो पहला हैश क्या होगा, 000 से लेकर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगली चीज देखें, नेक्स्ट ब्लॉक में जब भी कोई सिस्टम के अंदर ट्रांजेक्शन करना चाहेगा तो उसके पास यहाँ पर प्रीवियस ट्रांजेक्शन का, यानी कि ये देखें प्रीवियस ट्रांजेक्शन का क्या मौजूद होगा, हैश मौजूद होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक 3 के अंदर भी हमारे पास ब्लॉक 2 का प्रीवियस हैश होगा। और इस तरह से ये पूरा हमारे पास एक चेन बन जाती है। दैट्स वाई इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पर पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्रिएट कर रही है। अच्छा, इस हैश को रिपीट करने का फायदा क्या है, यानी कि हर ब्लॉक के अंदर क्यों प्रीवियस हैश को जो है वो ऐड किया गया है। पहला रीजन ये कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर तीन पर्सन की एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा पर्सन ए, पर्सन बी, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ पर्सन सी की, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है पर्सन सी के ब्लॉक को हैक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम पर्सन सी के ब्लॉक को हैक करेंगे, यानी कि उनकी ट्रांजैक्शन को अगर हम हैक करना चाहते हैं या उनके रिकॉर्ड्स को हम जो है वो गो थ्रू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ये एक ब्लॉक को हम हैक करते हैं या नोट को, तो डेफिनेटली उसको हैक करने में 10 मिनट लगते हैं यूजुअली, ठीक है। अगर आप इस ब्लॉक को हैक करोगे तो इसकी वजह से, चूंकि उसके अंदर दूसरा हैश भी मौजूद है प्रीवियस ब्लॉक का, तो ये भी हमारे पास हैकिंग के अंदर आएगा, इसे भी 10 मिनट लगेंगे। और इस तरह से करते करते अब नोड्स वक्त करंटली ब्लॉकचेन के अंदर नंबर ऑफ मिलियंस, अगर हम बात करें, ब्लॉक्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल कि सिस्टम के मौजूद आप तमाम ब्लॉक्स को हैक करें।
और तब तक अगर कोई सिस्टम को हैक करना चाहता है तो ऑलरेडी कंप्यूटर जो ये नोट, क्योंकि ये सिस्टम कोई मैनुअल नहीं हो रहा, थ्रू कंप्यूटर हो रहा है, किसी इंसान की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो हैकिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो दैट्स वाई ये टेक्नोलॉजी काफी सेम है और काफी सारे कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना डेटा जो है इस सिस्टम के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। करते हैं मिसकॉन्सेप्शन अबाउट ब्लॉकचेन के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये कि लोग समझते हैं ब्लॉकचेन बिटकॉइन है या बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, तो ऐसा नहीं है। बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो इथरियम हो, रिपल हो, डॉज कॉइन हो, वो सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। इसको हम यूं समझते हैं, लाइक आप सभी लोग ईमेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आप ये कहें कि ईमेल सबसे पहली एप्लीकेशन थी इंटरनेट पे जो आई थी, तो क्या हम जीमेल या ईमेल को इंटरनेट कहेंगे? नहीं। लेकिन जीमेल या ईमेल क्यों उस वक्त इतना पॉपुलर हुआ? क्योंकि वो इंटरनेट की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। तो यही बात हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली बिटकॉइन, की वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने वाली पहली एप्लीकेशन हम उसको कह सकते हैं। इस कंसेप्शन की अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन के बारे में ये सोचा जाता है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके पास एजुकेशन सेक्टर हो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा कि ब्लॉकचेन सिर्फ पब्लिक होगा, ऐसी बात नहीं है। ब्लॉकचेन की डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि हम आने वाले वक्तों के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे कि ब्लॉकचेन की कितनी टाइप्स हैं। ब्लॉकचेन पब्लिक भी हो सकता है, कोई कंपनी हैज अ प्राइवेट सिस्टम भी ब्लॉकचेन को कर सकती है। देन का उसके अलावा बहुत ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन की कितनी ज्यादा टाइप्स हैं। लेकिन सारा डेटा पब्लिक होगा और हर कोई एक्सेस करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कि मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा कि आपके डेटा को एक यूनिक हैश मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको रिकॉर्ड को रीड करना मुश्किल है। देन सम टाइम ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन को कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लें, जो कि ट्रेडिशनल डेटाबेस यानी बैंकिंग सिस्टम या बाकी लोगों से बेहतर है। सम हाउ ये चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक रिस्क ये भी आता है कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट को या सेंट्रलाइज अथॉरिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो सम टाइम हो सकता है कि इन केस फ्यूचर में अगर कोई इशू हो, तो कोई अगर सेंट्रलाइज एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होगी तो प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अगर बैंक बीच में हमारे पास इन्वॉल्व है और कोई मसला आता है, तो हम डायरेक्टली उस बैंक को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के अंदर या ट्रांजेक्शन के अंदर कोई इश्यू होगा, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सिस्टम थोड़ा सा आपके पास लैग कर जाता है। दूसरा, ये 100% सिक्योर है। इस वक्त करंटली तो ब्लॉकचेन 100% सिक्योर है, लेकिन फ्यूचर में हम ये नहीं देख सकते कि क्या पता आने वाले वक्तों में इसके लिए भी कोई ऑल्टरनेटिव सर्च कर लिया जाए। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की, इस वीडियो के सेकेंड एस्पेक्ट की, कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आपके पास डिजिटल करेंसी है, जिसकी अगर हम बात करते हैं कि फिजिकली कोई एग्जिस्टेंट मौजूद नहीं है, और सबसे बड़ी चीज कि इसका कोई सेंट्रल कंट्रोल करने वाला नहीं है। अगर हम बात करते हैं हुकूमत के, अगर हम देखते हैं जैसे हम करेंसी नोट है पाकिस्तान के अंदर, जो भी करेंसी नोट इशू करता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, और उसका कंट्रोल भी, उसको उसकी सप्लाई बढ़ानी है कम करनी है, वो सब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाथ में है, यानी गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वहां कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम कर रही है। अभी पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है या जो नेटवर्क है, ये नोड्स जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट में समझा था कि मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रांजेक्शन पे डन करने के लिए। अच्छा, बिटकॉइन क्यों इतना पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसी के अंदर? क्रिप्टो करेंसी का आगाज कहाँ से हुआ था? तो क्रिप्टो करेंसी का आगाज 2008 और 9 के अंदर सतोशी नाकामोटो, अब ये एक अननोन क्रिएटर है, कोई नहीं जानता कौन है ये अननोन क्रिएटर, लेकिन इन्होंने एक व्हाइट पेपर लिखा था और तब से उन्होंने पूरा एक सिस्टम बताया था कि ये किस तरह से वर्क करेगा। अब एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर हुमा इसकी कोई सेंट्रल कंट्रोल करने वाला नहीं है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो, अगर हम बात करें जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर करेंसी नोट की वैल्यू को डिसाइड करता है, प्राइस को डिटरमिन करता है, जब यहाँ पर अगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो क्रिप्टो करेंसी, अब यहाँ पर मैंने एक बिटकॉइन की एग्जांपल लेके आपको बताया जो इफेक्ट करती है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सारी गेम होती है वो हमारे पास सप्लाई और डिमांड के ऊपर होती है। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पर सप्लाई तो लिमिटेड है, लेकिन अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उस डिमांड की वजह से क्या होता है, उसकी प्राइस राइज होती है। इसको यूं समझे कि एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, एक लैंड है।
ठीक है, अब लैंड का एरिया डेफिनेटली बढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसी लैंड के एक टुकड़े को अगर लोग खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली उस जमीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्रिप्टो करेंसी का भी यही हाल है कि उसकी सप्लाई तो फिक्स है, यानी कि अगर हम बात करें, यूजुअली कहा जाता है 21 मिलियन इसकी डिसाइड की गई है, फिक्स सप्लाई से आगे नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी डिमांड बढ़े तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, कितने नंबर ऑफ लोग जो है उस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने के साथ साथ रेगुलेशंस क्या हैं, मीडिया कवरेज, दूसरा न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट होता है कि अगर न्यूज़ क्या आ रही है, मीडिया में उसको क्या पॉपुलैरिटी मिल रही है, जिसकी बेस पर भी हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस इफेक्ट होती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि मीडिया की न्यूज़ से, तो इसमें हम टेस्ला की एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से जब इलॉन मस्क ने कहा था कि टेस्ला जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेगा, तो एक दिन के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें नजर आता है कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज्यादा ह्यूज हो गई थी, क्योंकि इलॉन मस्क की वजह से जब उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन लेटर ऑन टेस्ला ने जब ये डिसाइड किया कि क्लाइमेट कंसर्न की वजह से वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप देखते हैं कि पहले 5 मिनट के अंदर बिटकॉइन की प्राइस 5% क्या हो गई, डाउन हो गई। तो इसमें जो एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि प्राइस वॉलेटाइलिटी जो है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें नजर आता है कि प्राइस स्टेबिलिटी हमें नजर नहीं आती। एडवांटेजेस, इस सिस्टम के अंदर क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के क्या फायदे हैं? सबसे पहली चीज तो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की सिनेरियो में बात करते हैं, तो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो रही है, करेंसी की डीवैल्यूएशन हो रही है। लेकिन डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का एक बेनिफिट ये कि उसका इफेक्ट जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से उस पर नहीं होता। दूसरा, आपकी ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। यूजुअली अगर आप किसी दूसरे कंट्री में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट टेक सम टाइम, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बिना किसी सेंट्रलाइज्ड मीडिएटर को इन्वॉल्व किए आप इजीली अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, कम अगर हम बात करें, यूजुअली उसमें एक गैस फी चार्ज की जाती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें मेटामास्क और डिफरेंट टाइप के वॉलेट्स है जो हम आने वाले वक्तों में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जो कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सपोर्ट सिस्टम पर है। एक्सेसिबिलिटी है, हर बंदा उसको यूज कर सकता है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी करते हैं, तो अगर हम बात करें कि 2008 और 9 के अंदर जब बिटकॉइन की प्राइस अराउंड, अगर हम बात करें 100 के अंदर अंदर थी, लेकिन वक्त के साथ अगर हम देखें तो इस वक्त एक बिटकॉइन मोर देन 60 लाख के करीब है। और सबसे बड़ी चीज डिविजिबल है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि आम करेंसी को आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन क्रिप्टो करेंसी 0.001 आप इस तरह से उसकी डिविजिबिलिटी है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। सेफ एंड सिक्योर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करिए, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि नेटवर्क में मौजूद तमाम लोगों के पास उसका एक्सेस मौजूद है, क्योंकि अगेन ये सिस्टम कौन मैनेज कर रहा है, कंप्यूटर नोड्स मैनेज कर रहे हैं। तो डेटा आपका बहुत ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है। अब अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें, इस बात से कहना इनकार नहीं होगा कि क्रिप्टो करेंसी को यूजुअली लोग, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अभी इसको एज अ लीगल टेंडर कंसिडर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी कुछ लोग इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्राइस वॉलेटाइलिटी है, और एक बड़ा डिसएडवांटेज नो रिफंड और कैंसिलेशन है। इसको समझते हैं इस तरह से कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी शख्स को ट्रांसफर किए मनी, ऑनलाइन किया आपने बैंक को, देन लेटर ऑन आपको ख्याल है कि उसे ट्रांजैक्शन पास नहीं करनी, तो आपने बैंक को कॉल किया और आपने अपनी ट्रांजैक्शन कैंसिल करवा दी। लेकिन एक बार अगर आपकी ट्रांजैक्शन नेटवर्क का पार्ट बन गई है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए अगेन आपको एक नए ब्लॉक का पार्ट बनना पड़ेगा, वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन आपकी कैंसिल नहीं होगी। देन हम बात करते हैं हाई कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर्स और नोट का इस्तेमाल होता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है, जो इलॉन मस्क ने भी आपने देखा क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से यही रीजन दिया। दूसरा, हैकिंग का सिस्टम हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है सिस्टम को हैक किया जा सके, और बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए। और लास्ट हम अपनी डिस्कशन को यहाँ पर एंड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं,
और लास्ट हम बात करते हैं, क्या पाकिस्तान में इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 2015 की अगर हम बात करें तो पाक कॉइन के नाम से हमारे पास एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च भी हुई थी। बट लेटर ऑन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2018 के अंदर हम देखते हैं उसको बैन कर दिया, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ लोगों को इस टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस नहीं है। करंटली अगर हम बात करें, बहुत सारी कंट्रीज भी क्रिप्टो करेंसी के हक में नहीं है। वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अब डिजिटल करेंसी के ऊपर बात की जाए। डिजिटल करेंसी हैज कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी के थोड़ा सेफर है, जो कि पीछे गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, बैक बाय गवर्नमेंट है। और एडवांटेजेस ये है कि पब्लिक उस पर ट्रस्ट कर सकेगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कुछ कंट्रीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लीगल भी करें। इवन अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन उसको जो है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप परचेज कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट, यानी कि अगर हम बात करें एटीएम्स वगैरह में भी अगर हम बात करें, लाइक बाइनेंस वगैरह प्लेटफॉर्म से आप उसको इजीली पेपर करेंसी के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर काफी सारा वक्त लगेगा इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वर्क करने के लिए, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का स्कोप पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है। करंटली अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान का एक इदारा है PIAIC, जो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो ये इदारा है PIAIC प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव के नाम से, जो ये इदारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, IoT और इन तरह के इवेंट्स और प्रोग्राम्स को अरेंज कर रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए। लेट्स सी, हम होप करते हैं कि इन फ्यूचर किस तरह से जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी वर्क करेगी, पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। मजीद इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिटेल से टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तिल अल्लाह हाफिज।